हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एनजीएस बाय टॉपर्स पर। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज है, शब्दावलियां हैं। और ये शब्दावलियां देखने में बहुत साधारण, बहुत सिंपल लगती हैं। ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये जानेंगे किस किस टर्मिनोलॉजी में, किस किस शब्दावली में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे कि ये उससे अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते किस पर्पज से होता रहा होगा वो। आज तो कम हो गया, आज नई नई वन नीतियां आ गई हैं, वन संरक्षण के अधिनियम आ चुके हैं, तो इस वजह से कम होता है क्योंकि सरकार ने इस पर विशेष प्रबंध कर रखा है। पहले क्या था, हमारे पास जनसंख्या कम थी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन पहले क्या था, जनसंख्या कम थी, हमारे पास स्पेस बहुत था, जंगल थे, तो हम लोग काटे जलाएं आगे बढ़ गए, काटे जलाएं आगे बढ़ गए। मतलब हमको ये मतलब नहीं था कि मैनेजमेंट करना है कि मृदा की उर्वरता बनी रहे, जिससे हम आगे यहाँ पे कल्टीवेशन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर करते रहे। ऐसा हमारे पास कोई प्रबंध नहीं था। तो वही था हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको क्या बोलते थे, झूम खेती, है ना। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यानी कि जो पूर्व उत्तरी वाले राज्य हैं, जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, 7 बहनों और एक ब्रदर के साथ, एक भाई के साथ अपना है, जो नागालैंड है। तो अगर इसकी बात करें तो वहां पे कौन सी खेती होती, ज्यादातर झूम खेती ही होती थी, पहले से डोमिनेंट था वहां पे। ठीक है, बातें करेंगे। और जब बात करते हैं अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन की, यानी कि जो अपना एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, कितने भागों में है अपने इंडिया में, 15 भागों में है। इसको किसने डिवाइड किया है, प्लानिंग कमीशन ने किया है। सबसे पहले इसे 11 भागों में किया गया था, बाद में 15 भागों में किया था। ये सब हम बढ़िया से जानेंगे। ये बताने का पर्पज ये है क्योंकि ये जान लेते हैं हम कि जो हमारा झूम खेती हो रहा था वो किस जोन में हो रहा था, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में हो रहा था। तो हमारा ये कहाँ पे हो रहा था, ये हमारा हो रहा था ईस्टर्न हिमालयन जोन में। ये हमारा ईस्टर्न हिमालयन जोन में ज्यादा डोमिनेंट था। उसके बाद अगर बात करें कहाँ पे ज्यादा होता है, तो ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स में होता है, जिसमें अपना मध्य प्रदेश और उड़ीसा आता है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी ये प्रिवेलेंट है, डोमिनेंट है, वहां पे भी ये चीजें होती रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब उसी की जगह किसने ले लिया, टोंगिया ने ले लिया। टोंगिया में क्या है, पहले हम वन लगाएंगे, जब तक उसका इनिशियल स्टेज होगा, शुरुआती दौर होगा वन के स्थापित होने का, तब तक हम उसमें फसलों की खेती करते रहते हैं, तो इसको टोंगिया कहते हैं। और जो शिफ्टिंग था, झूम खेती था, उसमें क्या था कि कहीं पे वन है, जंगल है, वहां पे हम क्या किया, उसको जलाएं, जलाने के बाद क्या कर रहे हैं, जलाने के बाद खेती करो, और जब तक बढ़िया से उससे फायदा मिल रहा है तब तक फायदा लो, नहीं मिला तो छोड़ दो, ये वाला हाल था। ठीक है, जैसे उर्वरता खत्म हुई, खत्म हुआ, वहां पे हम लोग क्या करते थे, मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग फॉलो करते थे। मोस्टली मोनोकल्चर फॉलो करते हैं। मोनोकल्चर में क्या होता है, किसी एक फसल को पूरे ईयर में, जैसे राइस राइस राइस, खरीफ रबी जायद तीनों ऋतुओं में क्या कर रहे हैं, राइस 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 उगा रहे हैं। तो ये होता था हमारा शिफ्टिंग में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बात आती है एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी की बात वहीं से आती है जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है, भूमियां कम होने लगती हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ही जगह पे खेती करें और ऐसे मैनेजमेंट प्रबंध करके खेती करें जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे, और वहीं पे हम भूमि को ना बदल के फसलों को बदल बदल के उगाएं। तो वहां से हमारा जन्म होता है सस्य विज्ञान का, एग्रोनॉमी का। ठीक है, अब और आगे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि होता क्या है। मोस्ट आप लोगों ने यही बता रखा होगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज एग्रीकल्चर। तो ऐसे तो नहीं है ना। एग्रीकल्चर के पीछे एक बहुत ही आर्थिक उद्देश्य है, और चीजों को जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, किस पर्पज से हम कृषि करते हैं। और कृषि में सिर्फ यही नहीं है कि लैंड को हमने कल्टीवेटेड कर लिया, भूमि की जुताई कर ली, वहां पे फसल उगा लिया, तो वही हमारा एग्रीकल्चर या कृषि हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में हमारा एपीकल्चर भी आता है, यानी कि मधुमक्खी पालन आता है, पोल्ट्री आता है, हमारा हमारा एनिमल हस्बेंड्री, सब इसी में रिलेट करके आते हैं। तो ये चीजें एकदम से कहना मतलब कि गलत हो सकता है, एकदम से सही नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर यानी कृषि की सही सही परिभाषा दें तो क्या होगा, सही सही परिभाषा देंगे तो एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी नीड्स, है ना। एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी नीड्स लाइक फूड, फ्यूल, फाइबर बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्टेरियल रिसोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, कृषि किसे कहेंगे, जब ह्यूमन क्या करता है, अपनी एक प्रतिक्रिया करता है, किसके लिए, अपनी प्राइमरी नीड्स, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं हमारे क्या हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं ये हैं, क्या है, फूड, फ्यूल, फाइबर।
फूड का मतलब खाना हमको चाहिए ही चाहिए, फ्यूल मतलब ईंधन तो चाहिए ही चाहिए, और फाइबर क्यों चाहिए, जो कपड़ा पहन रखे हैं इसके लिए हमको फाइबर भी चाहिए, रेशा भी चाहिए विभिन्न चीजों के लिए। और कैसे चाहिए, बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज, जो स्थलीय हमारे पास संसाधन है उसको ऑप्टिमम यूज करें। ये नहीं कि इतना यूटिलाइजेशन कर लें कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। एक इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के चलना है, ताकि एक नया नया अवधारणा जो आपको सुनने में आ रहा होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लोग सुन रहे होंगे, उसका यही मतलब धारणीय कृषि है ना। हम किसी चीज को धारण किए रहे, सस्टेन किए रहे, ताकि वो आज की जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो जाए। आज की जरूरत पूरी करेंगे और फ्यूचर में यानी कि भविष्य में जो हमारी अगली पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी संसाधन बचा के रखें, कि वो भी अपना यहाँ पे आके पूरा अच्छे से कल्टीवेशन कर पाएं और अपना अच्छा रिसोर्स प्राप्त कर पाएं, यहाँ से अच्छा संसाधन उनको मिल सके। तो ये चीजें थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की परिभाषा आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जानने के बाद ही हम आ जाते हैं अपने एग्रोनॉमी पे। एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो अब तक हमने पढ़ा कि हमको करना क्या, कृषि में किस पर्पज से कृषि करते हैं, किस उद्देश्य से हम कृषि करते हैं। अब ये बात करेंगे, हमने जैसे बताया झूम खेती। झूम खेती की जब हमने बात की तो वहां पे क्या था, हम कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, कोई प्रबंध नहीं कर रहे थे, आराम से जंगल जला रहे थे और वहां पे क्या कर रहे थे, जंगल जलाने के बाद खेती किए। मोनोकल्चर यानी कि एक फसल वाला काम किए, एक ही फसल को पूरे साल उगा रहे हैं, और उसके बाद जब वहां पर देख रहे भूमि की उर्वरता खत्म हो रही धीरे धीरे, मतलब उत्पादन नहीं मिल पा रहा हमें, इसको छोड़ के चलते आगे जंगल जला के खेती करेंगे। तो ये सबको देखने के बाद धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ती रही, भूमियां कम होती है। भूमि तो बढ़ने वाली चीज है नहीं कि प्रसारित हो रही एक्सटेंशन की तरह, है ना कोई नॉलेज तो है नहीं कि मतलब बढ़ता जाएगा। वो एक टाइम पे जाने के बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सबके मतलब भाग में कम आएगा। जैसे अपने इंडिया में अभी औसत की बात करें तो 1.08 हेक्टेयर ही एक व्यक्ति के पास अवेलेबल है। अगर ये बढ़िया से डिवाइड किया जाए, बढ़िया से बांटा जाए तो इतना मिल सकता है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे कहाँ पे इस टाइम पे, इस समय नागालैंड में सबसे ज्यादा है, वहां पे लगभग 5 हेक्टेयर के आसपास अभी अवेलेबल है ऑपरेशन लैंड, ठीक है। ये चीजें बात करेंगे तो आता है हमारा सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को सब लोग जानते हैं, फिर प्रबंध की बात करते हैं, चाहे हम मृदा प्रबंध की बात करें, चाहे हम जल प्रबंध की बात करें, है ना। ये सारी चीजें इसमें जुड़ती हैं। जैसे मृदा प्रबंध, जल प्रबंध यानी कि सॉइल मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट जुड़ेगा, और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्या जुड़ेगा हमारा, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस के साथ जुड़ेगा, फसलोत्पादन के साथ उसके कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत और कुछ प्रैक्टिस। वो चीजें जब जुड़ेंगी तो उसी में हमारा अध्ययन हो जाता है सस्य विज्ञान। बात करते हैं सस्य विज्ञान के पितामह कौन है, फादर कौन है। तो सब लोग पढ़ते आए हो कि फादर कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी साहब को फादर कहा जाता है ना। अगर फादर कहा जाता भाई तो कोई बात होगी कि फादर कहते हैं, तो हमने भी एग्रोनॉमी पढ़ रखी है, हमको कोई क्यों नहीं कह देता, नहीं कह सकता ना भाई। कहने के पीछे रीजन होता है, कैसे नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर आपने कुछ दिया है, आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, किसी चीज को सबसे पहले बता दिया है ना, किसी चीज का जन्म आपने पहले दिया तो आपको ही पितामह कहा जाएगा। ऐसे हमारे पीटर डिक्रेसेंजी साहब हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सस्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ साहित्यिक, है ना, साहित्यिक पत्रों का संकलन किया उन्होंने कुछ चीजें बताई एग्रोनॉमी के बारे में, और उससे अपने एक बढ़िया सी बुक थी उनकी, ऑपस रूरालियम कामोडियरम। क्या था, ऑपस रूरालियम कामोडेरम। ऑपस रूरालियम कामोडेरम नामक बुक लिखी, ठीक है। और इसमें क्या किया, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ साहित्य का संकलन किया, इन्होंने कुछ लिटरेचर वहां पे ऐड किए, और सबसे पहले इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको पितामह कहा जाता है। इसी तरीके से बात करेंगे, जब हम लोग नाम लेते हैं जेथरो टुल साहब का। जेथरो टुल साहब का जैसे ही नाम लेते हैं एक चीज समझ में आता है कि टीलेज और क्या, वीड। तो टीलेज और वीड कहते क्यों है ना, क्यों फादर कहते हैं, तो इनका भी एक चीज बहुत बढ़िया था, इन्होंने हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे इन्होंने बताया कि हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, क्योंकि यूएसए में उस टाइम पे हॉर्स के द्वारा, मतलब एक कल्टीवेटर घोड़े के द्वारा चलाया जा रहा था, खेती की जा रही थी, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया से पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। वहां से निकल के आया शब्द टीलेज और जीरो, टीलेज और वीड। लेकिन बात करते हैं वहां से सबसे पहले शब्द निकल के आया था जीरो टीलेज, है ना। लेकिन जीरो टीलेज का पितामह इनको नहीं कहते हैं। जीरो टीलेज के पितामह किसको कहते हैं, क्लेबलर बी ट्रिपलेट यानी कि जी बी ट्रिपलेट साहब को कहते हैं। इनको टीलेज का फादर कहते हैं, लेकिन जब बात करेगा जीरो टीलेज की ना तो हम जी बी ट्रिपलेट साहब का नाम लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे देखते हैं हम, ये चीजें हम समझ गए, है ना, कि एग्रोनॉमी का उद्भव क्यों हुआ, एग्रोनॉमी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है।
अब बात करते हैं, अगर हमको बात करना है तो हम देखेंगे फसल, है ना। ऐसे दिखने में तो बहुत सिंपल है कि फसल फसल तो सब जानते हैं, फसल तो उगाई जाती है, फसल से हमको बहुत सारा आर्थिक लाभ होता है, जी हाँ। तो बात यही है ना। फसल कब बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि धान का एक पौधा घर में उगा लो और उसको क्या बोल दे ये फसल है, वो फसल नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि उसका हमारा कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए बहुत बढ़िया सा परिभाषा है, बढ़िया सी डिफिनेशन क्या है कि पौधों का वह समूह, है ना, जिसको किसी आर्थिक उद्देश्य से उगाया जाए, है ना, या आर्थिक लाभ हो, उसको क्या कहेंगे हम, उसको फसल कहेंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा वो भी वो पौधों का समूह होना चाहिए, एक इंडिविजुअल, है ना, एक इंडिविजुअल पौधा नहीं होना चाहिए, वहां पे पौधों का एक समूह होना चाहिए, पौधों का एक समूह हो, उसके पीछे कोई आर्थिक उद्देश्य, जैसे हम गेहूं उगाते हैं ना, मान लो 1 हेक्टेयर, या गांव की भाषा में कह लो 1 बीघा में उगाते हैं, उसका एक आर्थिक उद्देश्य होता है कि मान लो हम उसे कुछ खाने के पर्पज से रखेंगे, है ना, कुछ बेच देंगे, तो ये चीजें जुड़ती हैं, तब हम कहेंगे फसल। मतलब पौधों का वह समूह जिसे किसी आर्थिक उद्देश्य से उगाया जाए, उसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। चीजें क्लियर हो गई होंगी, हम आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजें बताते हैं। एग्रीकल्चर हमने आपको बता दिया कि कृषि क्या है, एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी नीड्स लाइक फूड, फ्यूल, फाइबर, है ना, बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्टेरियल रिसोर्सेज। टेरेस्टेरियल रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है, जो हमारा स्थलीय, है ना, संसाधन है, उसका ऑप्टिमम यूज किया जाए, है ना। ऑप्टिमम यूज करेंगे, एक लेवल तक करेंगे जिससे हमारा सॉयल, वाटर, ये सब डिस्टर्ब ना हो, है ना, जल और मृदा कभी भी खराब ना हो, उसकी गुणवत्ता खराब ना हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको यूटिलाइज कर पाए, उपयोग में ले पाए। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले फसल चक्र की। फसल चक्र जानना जरूरी है ना। हम तो ऐसे भी समझते हैं कि फसलों को, अभी हमने बता भी दिया था, पहले हम क्या करते थे, भूमि को अदला बदली करते थे, भूमि की अदला बदली करते थे तो उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते थे, यानी कि झूम खेती कहते थे। लेकिन अब बात आती है फसल चक्र की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फसल की अदला बदली करेंगे, भूमि हमारा एक जगह पे ही रहेगा, स्थित रहेगा, वहां से कहीं नहीं जाएगा, हम वहां पे फसल को बदलेंगे। मतलब एक ईयर में हमारे पास आ जाता है क्या, खरीफ, रबी, जायद, है ना। ये खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों कैसे शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, है ना। ये तीनों कैसे शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, तो एक साल में हमारे पास ये 3 सीजन, 3 ऋतुएं आ जाती हैं, जिसमें हम फसल को अदल बदल कर उगाएंगे। बात आती है शब्द की, तो आप सबको पता है कि जितने भी शब्द के सामने लग जाए कल्चर, वो हो गया लैटिन, जिनके के साथ लग जाए लॉजी, वो हो गए ग्रीक। ठीक है, लेकिन कहीं पे एक्सेप्शन है ना, अपवाद है। जैसे हमारा एक बहुत बढ़िया सा शब्द है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक है, ठीक है, लैटिन प्लस ग्रीक है। इसके साथ जोड़ेंगे पोमोलॉजी, है ना। पोमोलॉजी भी कैसा है, लैटिन प्लस ग्रीक है। मतलब ये दोनों को अगर देख लिया जाए तो पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी कैसे हैं, दो भाषा के शब्दों के कॉम्बिनेशन है ना। सोशियस मतलब सोसी शब्द जो बना है वो लैटिन भाषा से बना है, लॉजी जो है ग्रीक भाषा से। ऐसे ही पोमोलॉजी में पोमम जो बना है वो लैटिन से बना है, लॉजी जो बना है वो ग्रीक से बना है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, यही दोनों अपवाद हैं लॉजी में, और कल्चर में जिसके साथ कल्चर लग गया उसको हम लैटिन में ही रखते हैं। ऐसे बहुत से टर्मिनोलॉजी, जैसे हम बताएंगे क्या आपको, वेनपा ग्रीक, ये याद करने का तरीका है आपका, क्या है, वेनपा ग्रीक। मैं वेनपा ग्रीक क्यों बोल रहा हूँ, वेनपा ग्रीक इसलिए बोल रहा हूँ, इनसे जो शब्द हैं जो बनेंगे वो ग्रीक भाषा के हैं, है ना, वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इसलिए मैं वेनपा ग्रीक बता रहा हूँ। अब आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं हम आपको। वेनपा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बायोडायनामिक्स। बायोडायनामिक्स किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। बात करेंगे हम एंजाइम की, एंजाइम भी किस भाषा का शब्द है, एंजाइम भी ग्रीक भाषा का शब्द है। एंजाइम के आगे बढ़ेंगे तो यन आ जाता है, यन मतलब निमेटोड। निमेटोड यानी कि सूत्रकृमि, किस भाषा का शब्द है वो, निमेटोड भी ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आ जाएगा प्लास्टिड या पल्वराइजेशन। दोनों के दोनों शब्द, प्लास्टिड है ना, लवक जिसको बोलते हैं, और पल्वराइजेशन, दोनों शब्द कैसे, ग्रीक हैं। आगे बढ़ेंगे, ए मिल जाता है हमको। ए किस भाषा का शब्द है, ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, इससे बनेगा आर्थ्रोपोडा, वो बनेगा हमारा
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मत कहना दोस्तों, आर्थ्रोपोडा अलग हो जाता है, आर्थ्रोपोडा अलग हो जाता है। आर्थ्रोपोडा क्या एक फाइलम है, ठीक है, उस फाइलम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर होता है आर्थो पटेरा वगैरह जो भी है उसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा कभी मत कहिएगा, आर्थ्रोपोडा ही होता है। ये भी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो हमने जाना जो बेनपा ग्रीक एक हमारा ट्रिक है, उसके अंतर्गत क्या आ रहा है, जितने भी शब्द आ रहे हैं सब ग्रीक है, बेनपा ग्रीक। ऐसे ही बात करेंगे टीवी, टीवी क्या होता है, फ्रेंच होता है। वैसे तो टीवी या टेलीविजन है ना, टेलीविजन नहीं है ये। टीवी मतलब टी से क्या आप लिखेंगे, ट्रक, या ट्रक फार्मिंग, ठीक है। ट्रक फार्मिंग जो बना है टर्क्योर से बना हुआ है, टर्क्योर से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। ऐसे ही वल्गराइजेशन, जिसका मतलब होता है पॉपुलाइज, किसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बता देना, अच्छे तरीके से पॉपुलाइज कर देना, व्यक्त कर देना ही क्या होता है, वल्गराइजेशन होता है। तो वल्गराइजेशन भी कैसा शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये दो चीज आप समझ चुके होंगे, और ऐसे ही बहुत चीजें हम अभी आगे समझते रहेंगे, अभी बहुत पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से चलेंगे। ये जो पढ़ेंगे ना ही एक चीज के लिए हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हम किस चीज के लिए पढ़ लें, एजीटीए के लिए पढ़ लें, एजीटीए में ही आएगा। ये सारी चीजें आपकी हमेशा काम आने वाली हैं, चाहे आप यूपी कैटेट दे रहे हैं, चाहे आप जेआरएफ दे रहे हैं, चाहे आप एसआरएफ दे रहे हैं, हर जगह काम आने वाला है। और एक चीज आपको पहले ही हमारे राहुल सर ने बता दिया होगा कि यहाँ आपको वो टीचर पढ़ाने वाले हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, एआरएफ का मेंस तक क्वालिफाइड हैं, ऐसे लोग आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। बिना नेट क्वालिफाइड कोई आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा है। तो आप लोग श्योर रहिए कि आपको अच्छा ही चीज बताया जाएगा, अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो चीजें बताए जाएंगे जो आप आज तक नहीं समझ पाए थे। आपको ऐसा लास्ट तक ज्यादा प्रतीत होगा कि हमने ऐसा सीख लिया है कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इसी को पढ़ के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको फसल चक्र। तो फसल चक्र में 3 बढ़िया से शब्द आ गए थे, खरीफ, रबी, जायद, है ना। ये 3 ऋतुएं हैं हमारे भारतवर्ष में, ये 3 ऋतुएं हैं, ठीक है, खरीफ, रबी, जायद। अब इन्हीं में हम फसलों को अदल बदल होगा। जैसे खरीफ में हमारा कौन कौन सा फसल होता है, राइस हो गया हमारा, बाजरा हो गया, मतलब चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, है ना, ज्वार हो गया, ये सब हम किस में उगाते हैं, खरीफ में उगाते हैं। बात करें रबी की, रबी में हमारा गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है, मटर आ जाती है, आलू आ जाता है। तो ये सब चीजें किस में उगाते हैं, हम रबी में उगाते हैं। ये फसलें जो है हम रबी में उगाते हैं। जायद की बात करेंगे, जायद में पहुंचते ही हमको समझ आता है क्या, ककड़ी, खीरा, यानी कि कुकुर बिट्स जितने होते हैं सब कहाँ होते हैं, ये सब आपको जायद में मिलेंगे। ठीक है, जायद की जो फसलें होती हैं मोस्टली कुकुर बिट्स को लेके ज्यादा चलती हैं। हम वहां पे मूंग और उर्द भी उगाते हैं, है ना। और फसल चक्र की बात करें तो फसलों की अदला बदली करना है, मतलब अगर हमने खरीफ में कोई दलहनी फसल ले ली है तो एक सीजन में अब हम नहीं फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार हमने ले लिया है। तो इसके कुछ सिद्धांत है, जैसे दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें, ठीक है, अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली, अधिक गहरी जड़ वाली के बाद उथली जड़ वाली लेंगे। इस तरीके के सिद्धांत हैं। और सिद्धांत क्यों है, क्योंकि इसकी परिभाषा है फसल चक्र की, कि फसलों को अदल बदल कर, किसी निश्चित भूमि पे फसलों को अदल बदल कर इस प्रकार से उगाया जाए कि मृदा की उर्वरता बनी रहे। मृदा की उर्वरता बनाना है ना। तो एक चीज ये सिद्धांत जुड़ता है कि हर एक फसल चक्र में एक दलहनी फसल आवश्यक रूप से ही लेना है, उगाना ही उगाना है, क्योंकि हमको क्या करना, रिस्टोर करना है ना। जेबी लिविंग साहब ने दिया है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन जो जेबी लिविंग साहब का है इसी पे आधारित है ना। तो ये भी लिख लो, लॉ ऑफ मिनिमम, ये सब तो पढ़ते रहे हो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन ये भी लिख लो, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किसने दिया है, जेबी लिविंग साहब ने दिया है। इनको कहते हैं फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कौन जुड़ता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ जेबी लिविंग साहब ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब ये था कि आप फसलें उगा रहे हैं तो एक दलहनी फसल भी आ जाए जो सॉइल में क्या करे, उर्वरता को रिस्टोर कर दे। हमारा फोन नहीं होता कि रिस्टोर कर दो भैया, सारी चीजें फिर से वैसे की वैसे ही हो जाएं, तो क्या करेंगे, रिस्टोर करना है हमको। तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन काम करता है। इसीलिए हर एक फसल चक्र में हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे कि एक दलहनी फसल आवश्यक रूप से उगाया ही उगाया जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे राइस उगा लिया, ठीक है, खरीफ ऋतु में हम क्या उगा रहे हैं, राइस यानी कि चावल उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, जो भी कह लो, चावल भी कहोगे, मोस्टली लोग चावल ही कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाएंगे हम रबी में। तो रबी में अब हमने देखा यहाँ पे क्या उगा लिया, हमने धान्य फसल ले लिया, यानी कि सीरियल्स ले लिया, है ना। अब सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स यानी कि धान किस भाषा का शब्द है, रोमन भाषा का शब्द है।
वहां पे सीरीज एक देवी है जो अन्न की देवी है जिनकी पूजा की जाती है, तो इसीलिए सीरीज से निकल के आया सीरियल, क्योंकि वहां पे जब फसलें पकती हैं तो उनकी पूजा की जाती है रोमन में। ठीक है, तो सीरियल हमारा किस भाषा का शब्द है? सीरियल रोमन भाषा का शब्द है जो कि सीरेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ? सीरेज से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइस क्या है? धान्य फसल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, किसमें बढ़ेंगे? रबी में। अब एक बार हमने धान्य फसल ले लिया, रबी में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम क्या ले लें? कोई दलहनी फसल ले लें। नहीं भी लेते तो चलता है दोस्तों, लेकिन एक रोटेशन में हमको एक दलहनी फसल लेना ही लेना होता है। ये उसका सिद्धांत है, किसका? फसल चक्र का या क्रॉप रोटेशन का ये सिद्धांत है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम मीट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़े ना है। और जायद में जाके हम मूंग उगा ले रहे हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं एक बार जायद में हमने मूंग उगा लिया है, अब ऐसा कोशिश करेंगे जो आगे आने वाली सीजन है उसमें हम जायद में, अगले ईयर में हम जायद में ना उगा के खरीफ में नहीं उगाएंगे क्योंकि अभी जायद में उगा चुके हैं, रबी में उगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने फिर आगे यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे मूंग हुआ, हमारे स्टोर हो गया, मतलब जो वातावरण से, वायुमंडल से नाइट्रोजन था वो स्थिरीकरण हो गया। कहाँ पे स्थिरीकरण हुआ है? मृदा में। ठीक है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनके मतलब जड़ों में नोड्यूल्स यानी कि गांठें बनती हैं। अब बात यह है, ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं नोड्यूल्स यानी कि गांठें बनती है, लेकिन गांठें कौन सी जड़ों में बनती हैं? तो मेरे भाई द्वितीयक जड़ों में बनती हैं, सेकेंडरी रूट्स में बनती हैं, क्योंकि प्राइमरी रूट्स जो होता है, प्राथमिक जड़ें जो होती हैं वो टेम्पोररी नेचर की होती हैं, वो 30 से 40 दिन बाद समाप्त हो जाती हैं। तो 30 से 40 दिन में दूसरी जड़ जब आती है, सेकेंडरी जड़ जब आती है यानी कि द्वितीय जड़ जब आती है, उसमें बनता हमारा नोड्यूल। ठीक है, और सबसे अच्छा नोड्यूल फॉर्मेशन यानी कि गांठ बनने की प्रक्रिया किस तापमान पे होता है? तो लिख लो मेरे भाई, कितने पे होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अच्छा नोड्यूल फॉर्मेशन यानी कि गांठ बनने की प्रक्रिया दलहनी फसलों में होता है। ठीक है, बात करेंगे अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, हो सकता है यहाँ पे हम मेज उगा लें। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे? हम पी उगा लें, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम कुकुरबिट्स ले लें। अब देखो हमने अल्टरनेट कर दिया, फसलों को बदल दिया है, हमने दलहनी फसल भी सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, मान लो कि गहरी जड़ वाली के बाद हमने उथली जड़ वाली भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों को हम फॉलो करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? फसल चक्र। ठीक, अब फसल चक्र से आगे बढ़ते हैं। आती है सबसे पहले बात करेंगे हम क्रॉप रोटेशन के बाद क्रॉपिंग पैटर्न का, यानी कि फसल क्रम जिसको कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? बहुत समय से पढ़ते रहे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है सर, फसल क्रम रट लेते हैं, रटने की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, ठीक, मेरे यहाँ क्या है मोस्टली देखने को आपको मिल जाएगा राइस, फीट और शुगर केन, यानी कि चावल, गेहूं और गन्ना देखने को मिलेगा। मतलब एक ईयरली सीक्वेंस है ना, ईयरली स्पेशल सीक्वेंस है वहां पे, कि एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं वहां के लोग। क्या फॉलो कर रहे हैं? गेहूं, धान और गन्ना, ये तीन चीज फॉलो कर रहे हैं। तो किसी लोकेलिटी पे जो फार्मर्स की मेजोरिटी है ना, किसी स्थान पे जो बहुसंख्यक किसान है, वो एक जो स्पेशल अरेंजमेंट दे रहे हैं अपने फसलों को, है ना, एक क्रॉप ज्योमेट्री जो तैयार कर रहे हैं, जो ईयरली सीक्वेंस है उनका, जो साल भर में जो क्रम फॉलो कर रहे हैं फसलों का, उसी को क्या कहते हैं? फसल क्रम कहते हैं। और कुछ नहीं है क्रॉपिंग पैटर्न मेरे भाई। तीन चीजें अगर आपको याद है, पहली चीज है क्या? ईयरली सीक्वेंस, यानी कि जो साल भर का क्रम चल रहा है वहां पे फसलों का, वो क्या है? ठीक है, और दूसरी चीज क्या फॉलो करेंगे हम? दूसरी चीज देखेंगे कि वहां पे मेजोरिटी, यानी कि वहां पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान है, उनकी जो संख्या है वो कौन से फसल क्रम को फॉलो कर रही है, कौन सी फसलें ले रहा है, कौन सी ज्योमेट्री यानी कि कौन सी ज्यामिति वहां पे बन रही है। जैसे एक सीजन हमारे यहाँ अभी रबी में जाएंगे ना, तो आपको गेहूं गेहूं ही दिखेगा, मतलब लगेगा कि ये चलो भैया एक यहाँ पे क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि गेहूं गेहूं ही उगाना रबी में। आप चले गए खरीफ में, खरीफ के सीजन में जब आप हमारे यहाँ जाएंगे, खरीफ ऋतु में हमारे यहाँ जाएंगे ना, तो धान धान ज्यादा दिखेगा, धान गन्ना, इसके अलावा कुछ दिखने वाला नहीं है हमारे यहाँ। तो आपकी समझ में अच्छा यहाँ पे यही क्रम फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज हमारा क्या है? फसल क्रम या फिर क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, यही हमारा फसल क्रम या क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न हमने आपको पहले क्यों बताया, क्रॉप रोटेशन क्यों बताया? क्योंकि एक रोटेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप क्रॉप रोटेशन जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आगे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी तो रोटेट कर रहे हैं ना फसलों को अपने लैंड पे। तो ये चीजें एक क्रम बाई क्रम चलेंगे ना, तो चीजें समझ में आती हैं। समझने के लिए हमने आपको पहले क्या बता दिया? वैसे पहले बताया हमने आपको क्रॉप रोटेशन, उसके बाद हमने आपको क्या बता दिया? क्रॉपिंग पैटर्न बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमको देखने को मिलेगा फसल तंत्र, यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? बहुत पहले एक गाना वायरल हुआ था ना कि सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहा छोरा जाट का, तो वैसे यहाँ पे सिस्टम बैठाना है मेरे भाई, कुछ नहीं। सिस्टम कैसे बैठाओगे? सिस्टम बैठाने के लिए वो चीजें, जैसे कहते नहीं कि हम चाचा हमारे विधायक हैं, वही वाला हाल है।
हाल वहां पे वही वाला है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास क्या क्या संसाधन किसी प्रक्षेत्र पे फार्म पे अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन कराना है। उनके साथ इंटरेक्शन कराओ, किसका? अपने क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसका क्या कराना है, वहां पे इंटरेक्शन कराना है। जैसे मान लीजिए हमको राइस उगाना है, तो राइस उगाने के लिए एक चीज दोस्तों बहुत जरूरी है, क्या? पानी होना चाहिए। पानी नहीं होगा तो ना हमारे धान की फसल जो लो लैंड वाला होता है वो फेल कर जाता है ना। अब ऐसा नहीं कि हमारे फार्म पे सिंचाई की सुविधा है नहीं, बगल वाले पड़ोसी से लेना, भैया पानी दे दीजिएगा। अब वो क्या किया, आपको पानी चाहिए बूटिंग स्टेज जो क्रिटिकल होता है धान के लिए, अब उसी पे क्या हो जाए, पानी ना मिले आपको। अब पानी नहीं मिलेगा तो भैया खेला तो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। जैसे नमी की कमी हुआ ना, तो हमारा कोई इफीमेरल क्रॉप तो है नहीं, धान धान इफीमेरल क्रॉप नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए वहां पे हमको मॉइस्चर अवेलेबल कराना है बूटिंग स्टेज पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये सिस्टम बैठाओ, आपके फार्म पे जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे उनका संबंध स्थापित करो, उनसे इंटरेक्शन कराओ कि हमारे पास ये चीजें हैं तो हम ये करें, हमारे पास मशीनरी है तो हम बहुत गहन खेती कर लेंगे, है ना, जिसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। बहुत सारी फसलें उगाएंगे, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास कोनो वीडर है, हमारे पास पोटैटो डिगर है, तो हम आराम से हर चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बस 3 चीजें याद रखना, क्रॉपिंग सिस्टम में क्या रखना है, 3 चीजें याद। सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, क्रॉपिंग, सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमने आपको बताया कि जो एक क्रम फॉलो हो रहा था, क्रॉपिंग पैटर्न। फिर क्या जोड़ेंगे, मैनेजमेंट जोड़ेंगे दोस्तों, है ना, मैनेजमेंट यहाँ पे जोड़ेंगे, मैनेजमेंट जोड़ेंगे। अब वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे मान लीजिए कहीं पे टेम्परेट जोन है, नहीं है, कैसे सिस्टम है, कैसे नहीं है, तो ये चीज देखते हैं। अगर बरसात हो रहा है तो वहां पे हम धान ज्यादा उगा लेंगे, लो लैंड है, अधिक पानी चाहने वाली फसलें उगा लेंगे, ठीक है, ये चीजें करेंगे। तो इसलिए वहां पे और एक चीज क्या जोड़ेंगे, इन्वायरमेंट भी जोड़ेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, पर्यावरण। सबसे पहले फसल क्रम, हिंदी वाले जानेंगे, सबसे पहले फसल क्रम जोड़ेंगे, ठीक है। फसल क्रम के बाद क्या जोड़ेंगे, प्रबंध जोड़ेंगे, प्रबंध के बाद वातावरण, वहां का वातावरण जो है उसके साथ सिस्टम बैठाना है, उसी को कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम या फिर फसल तंत्र कहते हैं दोस्तों। अब ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आती है वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप देखते रहेंगे ना, देखते रहिए, आपको भी फायदा होगा और लोगों के पास पहुंचाते रहिए, ठीक है। और बात करेंगे अब क्रॉपिंग स्कीम की, है ना। क्रॉपिंग स्कीम जैसे LIC वाला आपके पास आता है, कहता है भैया ये वाली स्कीम आई है, इसमें आप ये देंगे, इतना पैसा जमा करेंगे तो आपको इतना लाभ होगा, बस यहाँ भी लाभ की ही बात करेंगे, है ना। तो इसमें इसका एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, किसी निश्चित भूमि पर निश्चित समय के लिए फसलों को इस व्यवस्थित क्रम में उगाया जाए जिससे वहां की मृदा की उर्वरता खराब ना हो और हमको लाभ भी प्राप्त हो। तो क्या है, आप समझ गए, तो निश्चित भूमि होगा, ठीक है, निश्चित समय होगा, फसलों को इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में उगाना है ना, जिससे क्या हो, मृदा की उर्वरता खराब ना हो, उसी को बोलते हैं फसल योजना, और उससे हमको लाभ हो, क्योंकि कोई स्कीम आती है तो लाभ देता है, तो हम ऐसी योजना बनाते हैं, ऐसा क्रॉपिंग स्कीम बनाते हैं जिसमें हमको लाभ हो। एक साल में हम सोच लेते हैं ये चीजें हमको उगाना है, इससे हम ये कर लेंगे, इससे हम कर लेंगे। जैसे किसान तो सोचता है कि बेटे की शादी कर लेंगे, बिटिया की शादी कर लेंगे, बेटे की पढ़ाई में देना है, तो किसान का यही मेन पर्पज होता है, उसके पास खेती है, खेती कर रहा है, चीजें मिल रही हैं तो वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रॉपिंग, फसल योजना आपको पता चल गया, फसल योजना बनाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया खरीफ, रबी, जायद है। अब एक साल में हम सोचेंगे क्या क्या उगाना है, 3 ऋतुएं हमारे पास हैं, सोचेंगे क्या क्या उगाना है, ये हम सोचेंगे, किसान भी सोचेगा, हम भी किसान ही है, ठीक है, पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे भी और करेंगे भी, कुछ तो इनोवेशन करना ही करना है ना। जो चली आ रही है ना एक्सटेंशन पर, तो लेजार्ड्स वाला सुस्ताग्राही जिसे कहते हैं, वो वाला काम नहीं करना है। हम इनोवेटर हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हम उसको और प्रसारित करने का काम करेंगे। एग्रोनॉमिस्ट का काम भी होता है कहीं ना कहीं एक्सटेंशन वर्कर वाला, ठीक है। राइस, व्हीट, मूंग, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक मान लो क्रॉपिंग स्कीम बना रहे हैं। राइस से क्या करेंगे, राइस को बढ़िया से उगाएंगे, खाएंगे, कुछ खाने के लिए रख लेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, फिर व्हीट उगाएंगे, फिर मूंग उगाएंगे। बस इसी तरीके से एक स्कीम, एक फसल योजना तैयार की जाती है एक ईयर के लिए, एक निश्चित भूमि पे निश्चित समय के लिए, ठीक। ये चीज हो गया हमारा फसल योजना। अब बात करते हैं फसल चक्र गहनता की। फसल चक्र गहनता दोस्तों आप इस प्रकार से समझ पाएंगे, जैसे हमने बताया था फसल चक्र, जब फसल चक्र की बात की थी हमने, ठीक है, तो हमने बताया कि फसलों को निश्चित भूमि पर अदल बदल के उगाना है, भूमि निश्चित रहेगी, फसल बदलेंगे, ठीक है, जिससे मृदा की उर्वरता खराब ना हो,
ठीक। अब यही है फसल चक्र गहनता। अब एक फसल चक्र में जो हमने एक साल में बनाया खरीफ रबी जायद में, उसके बीच कितनी गहनता है, कितने प्रतिशत गहनता है, कितनी सघनता है, कितने इंटेंसिव क्रॉपिंग कर लिए हैं उस चक्र में, उस फसल चक्र में, उसको हम जानने के लिए एक अपना माप बनाए हुए, मापदंड हमारा क्या है, फसल चक्र गहनता। तो फसल चक्र गहनता के दोस्तों एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसको क्या कहते हैं, कुल फसलों की संख्या, कुल फसलों की संख्या बटा में समय, बटा में समय किसमें रहेगा, वर्ष में रहेगा, है ना, और इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फसल चक्र गहनता मिल जाएगा। जैसे हमारे खरीफ रबी जायद, 3 फसलें हमने ली है एक फसल चक्र में, हमने क्या ली, 3 फसलें ली है एक फसल चक्र में, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 फसल हो गया। समय कितना लगा, खरीफ रबी जायद एक साल में आ जाता है दोस्तों, खरीफ रबी जायद एक साल में आ जाता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे एक समय में। अब अगर गुणा करेंगे तो कितना, 300% हमको गहनता मिल जाती है ना, कितनी मिल जा रही है, 300% गहनता हमको मिल जा रही है। ये होता हमारा फसल चक्र गहनता। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसके आगे जो क्रम में वीडियो जाएंगी उसमें हम डे बाय डे आपको ये जो चीजें चल रही है ना, इतनी बार बता देंगे जोड़ जोड़ के कि आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। आप नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई मायने नहीं है जब हम लोग पढ़ा रहे हो, खासकर हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में ऐसे डालेंगे कि समझो ठूस देंगे, ये समझ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, फसल गहनता की। अब तक क्या बात है, किसी फसल चक्र में जो गहनता है उसको देख रहे थे, है ना। अब क्या देखेंगे, किसी लोकेलिटी पे, किसी स्थान पे एक साल में जो फसलें उगाई जा रही हैं, एक साल में एक निश्चित समय में जो फसलें उगाई जा रही हैं ना, उसमें कितनी गहनता है ना। जो एक वहां पे मतलब मान लीजिए प्रयागराज की गहनता देखनी है, तो प्रयागराज में एक साल में फसलों की कितनी गहनता, कितने फसल उगा ले रहे हैं, 10 फसल उगा ले रहे हैं एक साल में, एक साल में 12 फसल, मतलब निश्चित भाग पे ना कितनी फसलें उगा रहे हैं। उस भूमि को जोड़ना जरूरी हो जाता है, किसके साथ, फसल गहनता के साथ भूमि जोड़ा जाता है कि उस भूमि पे कितनी सघन खेती हो रही, किसी स्थान पे कितनी सघन खेती हो रही है, ठीक है। तो फसल गहनता की बात करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, इसको इसकी गणना करने के लिए क्या होता है, कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र बटा, बटा में क्या आ जाएगा हमारा, कुल शुद्ध कृषित क्षेत्र, क्या आ जाएगा, शुद्ध कृषित क्षेत्र, और फिर हमारा 100 हो गया। कुल कृषित क्षेत्र बटा में शुद्ध कृषित क्षेत्र। अब ये क्षेत्र की बात क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड हमारा जो क्या, वो शुद्ध कृषि क्षेत्र है, शुद्ध है, हमारे पास 1 हेक्टेयर तो है ही ना। अब उस पर हम क्या करें, एक साल में ज्यादा उगा लें, मतलब मान लीजिए खरीफ रबी जायद हमारे पास है, खरीफ रबी जायद है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर पे हमने खरीफ में क्या उगा लिया, राइस उगा लिया, 1 हेक्टेयर में हमने रबी में क्या उगा लिया, पी उगा लिया, 1 हेक्टेयर में हमने जायद में क्या उगा लिया, मान लो कुकुरबिट्स उगा लिया, ठीक है, या फिर मूंग उगा लो, लेकिन दलहनी फसल ले चुके हैं इसलिए दलहनी फसल नहीं लेंगे, हमारा क्या है, ये हमारे फसल चक्र का परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कुकुरबिट्स ले लेंगे, यानी कि ककड़ी वगैरह ले लेंगे। तो क्या हो गया, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर, यानी कि 3 हेक्टेयर, एक साल में हमने 3 हेक्टेयर की खेती कर ली है, जबकि हमारा शुद्ध कितना था, 1 हेक्टेयर था। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 1, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा फसल गहनता का आएगा, क्रॉपिंग स्कीम का, वहां पे आपके साथ जुड़ना है लैंड। वो कहेगा 2 हेक्टेयर लैंड पे शुगर केन राइस व्हीट उगाया गया, तो उसकी फसल गहनता कितनी है, ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, और ये चीजें आपको करना ही करना होता है। इस पे हम बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, प्रश्न कराने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये सोचिए कि ये सब चीजें एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा दी गई है। आगे जितने भी टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे, शब्दवालियां लेके आएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हम भर देंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।